साथियों, मैं हूं गौरव तिवारी। स्वागत है आपका मेरे चैनल गौरव सिविल इनसाइट पर। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि गांव की सरकार सिर्फ चुनाव कराने तक सीमित नहीं है? क्या संविधान चाहता है कि गांव का विकास गांव के लोगों के हाथों में हो? और क्या राज्य की जिम्मेदारियां सिर्फ कानून बनाने तक है, या काम, शिक्षा और जरूरत के समय सहायता देना भी उसकी जिम्मेदारी है? तो दोस्तों, यही वो सवाल है जिनका जवाब हमें मिलता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 और आर्टिकल 41 में। तो दोस्तों, आर्टिकल 40 हमें लेकर जाता है पंचायत राज और ग्राम शासन की तरफ। वही आर्टिकल 41 बात करता है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता की। और यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, इन दोनों आर्टिकल से कंसेप्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज आर्टिकल 40 और 41 को सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि ऐसे समझेंगे कि एग्जाम में सवाल घुमा भी दिया जाए तो आंसर आपका सीधे निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डीपीएसपी के आर्टिकल 40 और आर्टिकल 41 की पूरी कहानी, आसान भाषा और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो किस आर्टिकल में है? तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 40 में है। तो ध्यान दीजिए, ग्राम पंचायतों का जो संगठन है किस आर्टिकल में है? 40 में है। यानी कि आर्टिकल 40 भारतीय संविधान के डीपीएसपी का हिस्सा है और इसका संबंध स्थानीय शासन से है। ध्यान दीजिएगा, पेपर में यह भी पूछ सकता है कि स्थानीय शासन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 40 में है। तो दोस्तों, आर्टिकल 40 क्या कहता है? तो आर्टिकल 40 कहता है दोस्तों कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा जिससे वे स्थानीय शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। यानी कि राज्य जो है क्या करेगा? ग्राम पंचायतों को संगठन करेगा और ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा। दो चीजें, शक्तियां देगा और अधिकार देगा। कौन? राज्य। तो राज्य जो है ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां देगा और अधिकार देगा जिससे वे स्थानीय शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। यानी कि द स्टेट शैल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो them with such powers and authorities as may be necessary to enable them to function as unit of self government। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यानी कि आर्टिकल 40 जो है भारतीय संविधान के डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है और इसका संबंध स्थानीय शासन से है। और आर्टिकल 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा जिससे वे स्थानीय शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकेंगे। और मान लीजिए जो है कि रामपुर गांव में सड़क खराब है, नाली की समस्या है और पीने की पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो गांव के लोग अपनी समस्याओं के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्णय लेते हैं और पंचायत को स्थानीय विकास से जुड़े काम करने की शक्ति दी जाती है। यही है आर्टिकल 40 की भावना, यानी कि गांव में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो है आर्टिकल 40 को जो है और 73rd अमेंडमेंट आर्टिकल 40 को प्रभावी रूप से दिशा देने के लिए 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इससे संविधान में पार्ट 9 पंचायत जोड़ा गया है और ग्राम सभा तथा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक आधार मिला। यानी कि जो है आर्टिकल 40 स्वयं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं देता या राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां देने का नीतिगत निर्देश देता है। पंचायतों को संवैधानिक आधार बाद में 73वें संविधान संशोधन से मिला है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि पंचायतों को जो है संवैधानिक अधिकार किससे मिला है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत।
यानी कि आर्टिकल 40 स्वयं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं देता है। यह राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां देने को नीतिगत निर्देश देता है और पंचायतों को संवैधानिक अधिकार जो मिलता है 73वें संविधान संशोधन से मिला हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है? तो आर्टिकल 41 कहता है कि काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। तो यानी कि काम, शिक्षा और सहायता का सार्वजनिक अधिकार। तो दोस्तों तो पेपर में आपसे पूछ सकता है जो है कि राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 41 में है। तो ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 41 है, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। और आर्टिकल 41 भारतीय संविधान के पार्ट 4 का हिस्सा है। तो ये भी पूछ सकता है पेपर में किसका हिस्सा है? आर्टिकल 41 संविधान के भाग 4 का हिस्सा है। यानी कि इस आर्टिकल में जो है राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर लोगों के निम्न अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यानी कि राइट टू वर्क हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, सार्वजनिक सहायता हो गई, विशेषकर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, दिव्यांगता, अन्य ऐसी परिस्थितियां जिनमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो दोस्तों मान लीजिए जो है किसी व्यक्ति की उम्र अधिक हो गई है और वह काम करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्य वृद्धावस्था पेंशन जैसी सहायता देने की व्यवस्था कर सकता है। इसी तरह बेरोजगार जो है बेरोजगार व्यक्ति के लिए रोजगार संबंधी योजनाएं और दिव्यांग व्यक्ति के लिए सहायता आर्टिकल 41 की भावना से जुड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए जो है कि रमेश जो है बेरोजगार है और उसके पास कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ऐसी रोजगार सहायता या सामाजिक सुरक्षा योजना बना सकता है जिससे उसे सहायता मिले। जैसे मान लीजिए व्यक्ति को जो है ओल्ड एज असिस्टेंस मिले, जो है बीमार व्यक्ति को जो है सिकनेस असिस्टेंस मिले, दिव्यांग व्यक्ति को जो है डिसेबलमेंट असिस्टेंस मिले, बेरोजगार व्यक्ति को जो है अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस मिले, यानी कि वृद्ध व्यक्ति को जो है ना ओल्ड एज की सहायता मिले, जो है बीमार व्यक्ति को जो है ना सिकनेस असिस्टेंस मिले। तो इस प्रकार से दोस्तों आर्टिकल 41 एक डीपीएसपी है, इसलिए एक स्वयं न्यायालय द्वारा सीधे इन्फोर्सेबल फंडामेंटल राइट्स नहीं, यानी कि इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता है। और सबसे एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेज है, विथ इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, यानी कि राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास के स्तर को ध्यान में रखकर इन उद्देश्यों को पूरा किया जाना चाहिए। यानी कि हम एक लाइन में कह सकते हैं कि आर्टिकल 40 गांव की सरकार और आर्टिकल 41 जनता को रोजगार, शिक्षा, सहायता का आधार। तो यानी कि जो है मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र अधिक हो गई है तो वह काम करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्य वृद्धावस्था पेंशन जैसी सहायता देने की व्यवस्था कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह बेरोजगार व्यक्ति के लिए रोजगार संबंधी योजनाएं, दिव्यांग व्यक्ति के लिए सहायता आर्टिकल 41 की भावना से जुड़ी हुई है। यानी कि आर्टिकल 41 स्टेट ऑब्लिगेशन इज सब्जेक्ट टू इट इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, यानी कि अर्थात यह एक ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है जिसे कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत इन्फोर्स कराया जा सके। यह एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी है। यानी कि आर्टिकल 41 डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी। यानी कि आर्टिकल 41 इज डीपीएसपी एम एट प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द स्टेट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस विद इन इकोनॉमिक कैपेसिटी। तो ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आर्टिकल 41 को जो है गहराई से समझा है। तो दोस्तों आर्टिकल 41 जो है कह सकते हैं कि आर्टिकल 41 भारतीय संविधान के पार्ट 4 यानी कि डीपीएसपी का हिस्सा है। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर लोगों के लिए काम पाने का अवसर, शिक्षा का अवसर, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता और अन्य भाव की स्थितियों में सार्वजनिक सहायता देने की दिशा में प्रभावी प्रावधान करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों
आर्टिकल 41 जैसे हमने कि बताया कि स्वयं एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है हमने आर्टिकल 41 को समझा है। तो दोस्तों आर्टिकल 41 जैसे कि हमने बताया जो है ना, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो है उम्र अधिक हो गई है, तो वह काम करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो राज्य है वो वृद्धावस्था पेंशन जैसी सहायता देने की व्यवस्था कर सकता है जो है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए जो है कि अगर किसी में इसको योजना से समझना चाहे तो कैसे समझेंगे, तो जैसे मान लीजिए आर्टिकल 41 को जो है स्कीम से अगर हम जोड़ कर अगर समझना चाहें तो सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो मनरेगा का है। तो मनरेगा में क्या है जो है कि जैसे रोजगार को हमको मिल जाता है, तो गरीब ग्रामीण जो परिवार है उनको कम से कम 100 दिनों के लिए बेज एम्प्लॉयमेंट की कानूनी गारंटी देता है मनरेगा जो है। अब तो नाम बदल दिया गया है ना। तो इसलिए इसे आर्टिकल 41 को जो है आर्टिकल जो 41 के राइट टू वर्क वाले उद्देश्य से जोड़ा जा सकता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, मनरेगा आर्टिकल 41 को लागू करने वाली एकमात्र प्रत्यक्ष संवैधानिक योजना नहीं है, बल्कि उसके उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाली योजना है। जैसे मान लीजिए PMSYM है जो है, वृद्धावस्था में सहायता देती है। जो भी असंगठित क्षेत्र हैं कि पात्र श्रमिक हैं उनको जो है पेंशन की व्यवस्था प्रोवाइड करवाती है। तो इससे क्या होता है, इससे आर्टिकल के ओल्ड एज में पब्लिक असिस्टेंस को उसको जोड़ सकते हैं जो है। डिसेबिलिटी रिलेटेड सोशल असिस्टेंस हो जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति विकलांग है जो है, दिव्यांग व्यक्ति के लिए पेंशन सहायता योजना है जो है ना, उसको मिल सकती है जो है। तो यानी कि आर्टिकल 41 इज रिफ्लेक्टेड इन वेलफेयर मेजर्स सच एज मनरेगा which promotes the objective of providing opportunities for workers and social security scheme that provide assistance in old age and disability। यानी कि तो दोस्तों इस तरीके से आर्टिकल 41 को हमने जो है अच्छे से समझा है, पढ़ा है। तो दोस्तों अगर आपको इंडियन पॉलिटी और यूपीएससी की तैयारी इसी तरह आसान भाषा में समझनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों अगर आर्टिकल 41 आपको बिल्कुल आसान लगने लगा हो तो समझिए हमारा काम सफल हुआ। ऐसे ही पॉलिटी के हर आर्टिकल को आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मैं हूं गौरव तिवारी, मिलते हैं अगले आर्टिकल में। जय हिंद, जय भारत।